हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ केमिस्ट्री के। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो तो मैं वीडियो के सबसे एंड में मिलेंगे, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड। और अभी मैं बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अपनी बुक खोल सकते हो साथ में और साथ में सब मार्क कर सकते हो। तो फिर अगर मैं जैसे कि इसमें बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है ट्रेंड्स। तुम देख सकते हो ट्रेंड्स इन एन एटमिक रेडियस वगैरह लिखा है, अक्रॉस अ पीरियड वगैरह लिखा है। तो मैं इसमें मेनली ट्रेंड्स करने हैं। और एक और बात मैं बता दूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों की डिफाइन कर लेनी है। और ये जो टेबल दी हुई है ये देख सकते हो, इस टेबल में पूरी समरी है, बस ये टेबल कर लो तो तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा। इसके अलावा बोर्ड्स में और कुछ भी नहीं आता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में मैं अगर बात करूँ, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तुम एक बार पढ़ सकते हो, इसका वैसे ज़्यादा नहीं आते लेकिन फिर भी। फिर उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, जो ये दिए हुए हैं पूरे चैप्टर में, यही दिए हैं। एंड तुम ये ब्लॉक्स में दी हुई डिफाइन ज़रूर कर सकते हो, कोवेलेंट वगैरह की। और जितना भी सामान बॉक्स में दिया है कंसाइज में, वो तो हमेशा करना होता है। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जैसे मैं बता चुकी हूँ, जैसे इन सबके दे रखे हैं वैसे करने हैं। टेबल में यू कैन जस्ट रीड द टेबल वंस, टेबल में से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जैसे कि ये मेन चीज़ें बोल्ड में लिखी हुई हैं, ये कभी कभी आ जाती हैं। सो जस्ट रीड द टेबल वंस, बहुत होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोबारा जो भी बॉक्स में लिखा है वो कर लो। एंड इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आता है, वो कर लेना है। इसका मैंने क्वेश्चंस दिए हैं PYQ में से भी एंड ऑफ द वीडियो। ABS में ये वाली टेबल ज़रूर कर लेना, डिफ़ाइन ज़रूर कर लेना। देखो डिफ़ाइन कर लेना और जो भी बॉक्स में लिखा है वो कर लेना, ये मैं बार बार बता दे रही हूँ। ये वाला जो मैंने अभी मार्क किया है स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा आता है। फिर ये तुम्हें पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वगैरह। एंड देखो रिएक्शन सारी पता होनी चाहिए, रिएक्शन में मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूँगी ABS में, और ये वाली टेबल आनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल ऑफ दैट। एंड फिर मैं बता दूँ, pH लेवल में तुम्हें पता होना चाहिए, pH लेवल में बस इतना पता होना चाहिए, ये वाला जो ग्राफ है ना बस इतना पता होना चाहिए। pH लेवल में से और कोई सवाल नहीं आता है, इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं करनी होती है pH लेवल की। फिर अगर मैं बात करूँ सॉल्ट्स वगैरह की, सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट्स में सबकी प्रिपरेशन आनी चाहिए, ये वाली टेबल आनी चाहिए, तुम्हें रिएक्शन आनी चाहिए। पूरा चैप्टर रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और बस मेथड्स याद कर लेना कि न्यूट्रलाइजेशन से ये बनता है या फिर टाइट्रेशन से बनता है, बस जिस भी तरीके से बनता है, प्रेसिपिटेशन से बनता है, बस ये याद कर लेना, जो बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं। और कुछ नहीं करना होता है सॉल्ट्स में ज़्यादा, लेकिन ये मोस्टली रिएक्शंस के तौर पे आ जाता है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 4, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो रिएक्शन तो याद करनी है, ये चारों टेबल याद करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होता है जो कि जिसमें दिया हुआ है कि कैसी PPT फॉर्म हुई है। फिर मोल कंसेप्ट में मैं ज़्यादा बताऊँ क्या बताऊँ मतलब, तो फिर इसमें तुम्हें लॉज याद होने चाहिए, गेलुजैक का और एवोगाड्रो का, बस यही आ सकता है पूछने को तुमसे। और देखो क्वेश्चंस हर एक के आने चाहिए तुम्हें, मोल कंसेप्ट का, गेलुजैक लॉ का, एवोगाड्रो नंबर वाले का भी आना चाहिए। और जैसे कि वेपर डेंसिटी की डिफाइन भी आनी चाहिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, कैलकुलेशन और वर्ड प्रॉब्लम, ये सब आना चाहिए तुमको इसमें। और कुछ ऐसी बात नहीं है, थ्योरी से ज़्यादा नहीं आता है इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूँ, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल, तीनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि वाई इज़ डायरेक्ट करंट यूज्ड, ये बहुत बार आता है बोर्ड्स में। इस पेज में कोई काम नहीं है, बस आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर पता होना चाहिए। और ये दोनों टेबल केमिकल जो है एनायन और कैटायन की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो याद होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने PYQ में भी दिए हैं। और ये सारे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज तुम्हें पता होना चाहिए। अब एक इलेक्ट्रोलिसिस में सुन लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ये एक तो तुम्हें ये कैटालिसिस अलग से होता है वाटर वाली में, ये तुम्हें आना चाहिए। कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन, ये तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। केमिस्ट्री में जहाँ भी कोई रंग बता दिया जाए ना, पिंक, ब्लू, वाइट, वॉटएवर, वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें घोट के याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। नोट वाली जगह में जो भी लिखा हो वो तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला बॉक्सेस, कैथोड और एनोड की दोनों की रिएक्शंस याद कर लेना और ऑब्जर्वेशन याद कर लेना। इसमें भी मैं बता दूं, देखो हर एक में मैं कैथोड और एनोड की रिएक्शंस ही बता रही हूँ। और कॉपर के सबसे ज़्यादा आता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स के संग वाली पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशली उस पर
ये ऑब्जर्वेशंस पे कि ब्लू कलर फेड क्यों नहीं होता है और ब्लू कलर फेड क्यों हो जाता है, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा आता है। फिर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, एक बार डिफ़ाइन कर लेना, फिर उसके बाद ये वाली टेबल एक बार रीड कर लेना, इससे गिव रीजंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम चीज़ है, कैथोड जैसे कि ये NiSO4 तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहली बात, और सोडियम आइजेंटोसाइनाइड, ये दोनों से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। फिर कैथोड और एनोड की रिएक्शन पता होनी चाहिए, और रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा ये पता होना चाहिए, लाइक विच मटीरियल इट इज़ मेड अप ऑफ। मेटलर्जी की बात करें तो फिर सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए ओर की डिफाइन और मिनरल की डिफाइन, ये कभी कभी आ जाती है। और ये वाली जो टेबल दी हुई है ये तीनों, इनके रिएक्शन के साथ साथ मतलब फॉर्मूले के साथ साथ तुम्हें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ, सिर्फ यही तीनों याद होने चाहिए टेबल्स में। तो उसके बाद मैं बात करूँ ये मेथड्स में, तो फिर इसमें बस मेथड का नाम और मतलब वो कौन से प्रिंसिपल पे, प्लस ये जो ऑरेंज में लाइन लिखी हुई है फ्रॉथ फ्लोटेशन में ये वाली लाइन, और कुछ नहीं पढ़ना है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस पढ़ लेना, रिएक्टिविटी सीरीज़ तो देखो याद होनी चाहिए तुम्हें। और इसमें जैसे ये वाली बोल्ड वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली कर लेना। फिर बाकी सब मैं बार बार बता रही हूँ, बॉक्स में है वो कर लेना। ये सिर्फ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। अल्यूमिनोथर्मी वाली कर लेना, रिएक्शन सारी कर लेना, रिएक्शंस मैं बोल रही हूँ सारी, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल वगैरह। फिर ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2 पेज इतने इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग ऑफ अल्मोनियम अब सिलेबस में नहीं है, तुम कर सकते हो अलग सर की वीडियो देख के, लेकिन तुम कर लेना, लेकिन आएगा नहीं वो, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं नॉनो उससे बेयर्स प्रोसेस, और ये डायग्राम भी पता होना चाहिए तुमको। फिर क्रेओलाइट कोक, पाउडर्ड कोक क्यों उस पर डाली जाती है, एनोड पर रिएक्शन कैथोड पर रिएक्शन, ये सब पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अलॉय में सिर्फ जितने मैंने मार्क कर रखे हैं, ड्यूरेल्यूमिन, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रोंज, सोल्डर, सिर्फ यही सब आते हैं और कोई से अलॉय नहीं आते हैं। मेटलर्जी में याद रखना फ्री के नंबर मिलते हैं बेयर्स प्रोसेस और एक्सट्रैक्शन वगैरह में। एक एमएलगैम तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, बस दैट्स इट। फिर ये सच बता रही हूँ, ये बहुत इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद हम आ गए कंपाउंड्स पे। कंपाउंड्स में बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो छोड़ने की होती हैं। लैब प्रिपरेशन पता ही होनी चाहिए, फिर प्योरिफिकेशन भी पता होनी चाहिए। 200 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। प्रिकॉशन भी याद कर लेने चाहिए, आजकल भरोसा नहीं है, आ जाते हैं। तो फिर ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़्यादा था, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आते नहीं हैं, लेकिन कर लेना क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, कभी आएंगे नहीं लेकिन वी नेवर नो। फिर उसके बाद HCl के एसिड पे आ गए हैं, तो उसमें बैक सक्शन वाला पॉइंट अच्छे से कर लेना। देखो सच बताऊँ तो कंपाउंड्स में तो सभी करना पड़ता है, कंपाउंड्स में कुछ ऐसी वो नहीं है। फिर ये तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी तुम्हें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बस एक NH3 है जो बेसिक गैस है, बाकी सब तो एसिडिक ही हैं। फिर उसके बाद सारी रिएक्शंस, इंडस्ट्रियल यूजेस भी कुछ कुछ मेन कर लेना बस, और जो बाकी नॉट इन सिलेबस दिया हुआ है बुक में वो तो नहीं करना है देखो। फिर उसके बाद लेबोरेटरी प्रिपरेशन में NH3 की लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए, और द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस, और फिर वो ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है, इतना तो याद होना चाहिए देखो। फिर इसमें हॉट वाटर के संग भी वार्म वाटर के संग रिएक्शन होती है, वो वाली भी याद होनी चाहिए। फिर हैबर्स प्रोसेस भी याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर, और ये जो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं नोट में, ये सब याद होने चाहिए। कंपाउंड्स में याद करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, इसलिए वो चैप्टर छोड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हें करना है। फाउंटेन बिल्कुल ऑपोजिट होता है HCl के, इसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। और ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रिक एसिड में भी आएगी। और वो जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया कॉपर वाला, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनिया होगी क्या होगा, एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगी तो क्या होगा, वो वाली रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ ये बस तुम्हें नेज़लर्स सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं है ज़्यादा, और यूजेस तुम्हें पता होने चाहिए। यूजेस बस एक बार पढ़ लेना, कभी आते नहीं है। फिर सेम एज नाइट्रिक एसिड, फिर हम उसमें आ गए ओसवाल प्रोसेस में, 3 स्टेप की ये एक वो होती है रिएक्शन, और ये सब तुम्हें आना चाहिए। ये HCl से काफ़ी मिलती जुलती है, इसमें भी टेम्परेचर 200 डिग्री अबव होगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सेम होते हैं HCl से, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड का ये पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो देखो करनी ही पड़ेंगी। फिर उसके बाद हम आ गए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, देखो सारी रिएक्शन करनी पड़ेंगी। एक बार ABS में कर चुके हो तो दिक्कत नहीं आती है, एक बार या फिर इसमें कर ली तो फिर ABS में नहीं करनी पड़ती हैं, सारी रटी रटाई इक्वेशनें हो जाती हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड पे आ जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसकी कोई लैब प्रिपरेशन नहीं दी होती है। फिर ये देखो इसमें
कैटलिस्ट का नाम हर एक में याद रखना। फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम, ये इसका तुम्हें फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये समरी पढ़ लेना, या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, ये भी सही रहती है, कंसाइज में ईजी तरीके से याद करने को दिया हुआ है। फिर केमिकल में तो अब मैं क्या ही बताऊँ, देखो सारी रिएक्शन करनी पड़ती है, कोई सी भी आ जाती है। 5 नंबर का एक सवाल आता है, उसमें तुमसे रिएक्शन पूछ लेते हैं भर भर के, तो उसमें तो देखो सारी करनी पड़ेंगी। अब हम आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फाइनली। इसमें सबसे पहले यही यूनिक नेचर ऑफ कार्बन में टेट्रावेलेंसी, कैटनेशन और आइसोमरिज्म, ये तीनों तुम्हें पता होने चाहिए क्या है। सही बताऊँ तो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन में पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एल्केन और एल्कीन एल्काइन में जो एडिशन रिएक्शन होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तुम्हें ब्यूटेन का वो पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब पता होने चाहिए। एक बार समझ में आ गया, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आराम से समझ में आ जाएगा। नोमेनक्लेचर तुम बुक से पढ़ो ना पढ़ो, अलग सर का वीडियो देख लेना, मैंने भी वही देखा था और बिल्कुल उसके बाद मैं भूली नहीं हूँ नोमेनक्लेचर क्या होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाता है, सेम एज आइसोमर्स में। फिर एल्केन में देख लो, अब देख लो क्या क्या करना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे पहले तुम्हें ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, मीथेन वगैरह का कौन सा है, ये कहाँ पाई जाती है वो तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो बोल्ड में लिखा है बस वो कर लेना। और मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, बस इतना पता होना चाहिए। लैब प्रिपरेशन कर लेना, मीथेन ईथेन दोनों की, और किसी की भी दी हो तो वो कर लेना लैब प्रिपरेशन। फिर उसके बाद ये जो और तरीके से दी हुई है ना, सिर्फ इन्हीं की दी हुई है, और तरीके से तो वो भी कर लेना। वर्ड्स रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये भी कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती है, कंबशन बहुत ज़्यादा आता है। और जितनी भी ये एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी होगी आगे बाकी दोनों में, वो कर लेना। जो आउट ऑफ सिलेबस लिखा है वो इतना नहीं आएगा, यूजेस इतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना। फिर उसमें अब सेम होगा, देखो एल्कीन में भी बस यही सब आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह। और बस ये द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डीकलराइजेज, ये सिलेबस में नहीं है बस, लेकिन इतना पढ़ लेना, जहाँ भी कलर की बात आ जाए केमिस्ट्री में वो तो पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद एल्काइन में भी सेम होता है, ये जो रिएक्शन दी हुई है ये याद आनी चाहिए, ये मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, PYQ में बहुत बार आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो गई, दोबारा से आनी चाहिए। और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये निम्न में आ जाता है। एल्कोहल में इतना ज़्यादा नहीं आता है, लैब प्रिपरेशन वगैरह सच बताऊँ तो एल्कोहल से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के संग होता है, उस वाली रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं, तो फिर ये वाली बहुत आ जाती है। और एक वो होती है वो सोडियम के साथ एक होती है, वो वाली रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो दो ही रिएक्शन होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में, ये वाली दोनों कर लेना बस, और कुछ ज़्यादा नहीं आता है इन दोनों से। और जो ब्लॉक्स में दिया हुआ है वो तो ज़रूर कर लेना। प्रैक्टिकल वर्क में मैंने बता दिया, जो नोट्स हैं बस वही करना, बुक में से बिल्कुल मत करना, बुक में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ है। अब यहाँ आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इधर दिए हुए हैं। ये सारे मैंने अपनी बुक से निकाल के दिए हैं, जैसे भी मेरे को सही लगे, जो भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे, जो पेपर के पैटर्न में हर साल हमेशा दिख ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसमें तुम्हें टॉपर्स आंसर भी दिख जाएंगे कि कैसे टॉपर लोग अपनी आंसर शीट में आंसर लिखते हैं, तो तुम भी वैसे ही लिख सकते होगे। इसमें ये मैंने 3 PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अगर वो PDF मान लो वहाँ से लिंक नहीं खुला तो तुम इधर से तो देख ही सकते हो, 3 PDF हैं वो देख लेना। तो फिर इधर तुम देख सकते हो, अगर तुमने ये कर लिए हैं तो तुम अपने एग्ज़ाम में बेफिक्र होकर जा सकते हो। तुम्हारे मतलब 70+ तो हो ही जाएंगे 80 में से, अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो। और जिसने कुछ भी नहीं किया है, अगर उसने भी ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसका भी काफ़ी अच्छा खासा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हर बार लगभग रिपीट हो ही जाते हैं। इनमें से 50% ऑफ क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। काफ़ी प्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है ICSE की तरफ से, सो यू कैन रिलाई ऑन दीज क्वेश्चंस। एक बार कर लेना जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, मैंने चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं, जैसे कि एक एक चैप्टर पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस।